मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हर तरफ से असफलता और निराशा के दौर ने जब भंवर मेघवंशी जी को घेर रखा था तो किस तरीके से अंबेडकरवादी साहित्य और मानवतावादी साहित्य ने उन्हें इस निराशा और असफलता के दौर से उभरने में मदद करी। और साथ ही उन्होंने इस बात की भी चर्चा करी कि जैसे जैसे वे अंबेडकर के साथ साथ दूसरे राइटर्स की राइटिंग्स को पढ़ने लगे वैसे वैसे उनकी विचारधारा काफी स्पष्ट होने लगी और उन्हें समझ में आने लगा कि किस तरीके से आरएसएस ने अपने साहित्य के जरिए अंबेडकर की पूरी विचारधारा को हाईजैक कर लिया है। वो सारी बातें आरएसएस अपने लिटरेचर में छापता है जो अंबेडकर की आइडियोलॉजी से बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि आरएसएस अपने लिटरेचर के जरिए ये स्वयं सेवकों को बताता है कि अंबेडकर जो है वो राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर भगवा ध्वज को स्थापित करवाना चाहते थे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस करी थी। यदि आपका वो एपिसोड मिस हो गया हो तो आप स्क्रॉल डाउन करके उसे सुन सकते हैं। और मेरा दावा है कि ये आपकी विचारधारा को मजबूत करने में सहयोग करेगा। तो जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी विचारधारा मजबूत होती है। अंबेडकर नामा पर आकर बोलने के लिए भी हम लोगों ने कई साल लगातार अलग अलग लोगों को अलग अलग विचारधाराओं को आत्मसात किया है, पढ़ा है। एपिसोड के अंत में मैं आप लोगों को बहुत सारे नाम है जो शेयर करूंगी राइटर्स और पोइट्स के, जिनकी किताबों को आप मंगवा सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या पुस्तक मेला में जाकर सर्च कर सकते हैं इन किताबों के ऊपर। और ये वो सारी किताबें होंगी जो मैंने खुद भी अंबेडकर नामा पर बोलने से पहले पढ़ी हैं। तो वो सब मैं एपिसोड के अंत में करूंगी। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है टॉपिक 33, संघ का कथित गोपनीय पत्र। उन दिनों मुझे किसी ने संघ के गोपनीय पत्र की जीरोक्स लाकर दी, जिसे पढ़कर यह एहसास हुआ कि मनुवादी ब्राह्मण वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाली सामाजिक व्यवस्था ने हम दलितों और शूद्रों को हजारों साल से गुलाम बनाकर रखा हुआ है। विद इन ब्रैकेट से फिर आगे, वैसे आजकल सोशल मीडिया पर ये पत्र घूमते रहते हैं, हालांकि इनकी प्रामाणिकता को लेकर कभी किसी ने कोई दावा नहीं किया है। लेकिन रोचक तथ्य यह है कि संघ ने भी कभी इसका खंडन नहीं किया है। तो एक वो कहावत होती है ना कि अगर कहीं धुआं उठता है तो आग भी जरूर लगती है, बिना आग के धुआं नहीं उठ सकता। तो ये कुछ वैसी ही बात है। जब यह व्यवस्था आधुनिक शिक्षा और अंग्रेजी राज में चरमराने लगी तो जातिवादी कट्टर चितपावन ब्राह्मणों ने आरएसएस जैसे संगठन खड़े कर लिए, जो हिंदुत्व की आड़ में उसी पुरातन जातिवादी और सलीगढ़ी वर्ण व्यवस्था को बेहद चतुराई से बचाने की कोशिश में लग गया है। दलित, पिछड़ों और महिलाओं को शाश्वत गुलाम बनाए रखने के लिए ही ऐसे संगठन काम करते हैं। ये लोग योजनाबद्ध तरीके से देश, धर्म, संस्कृति, संस्कार और राष्ट्रवाद जैसे लोक लुभावन मनभावन जुमलों के जरिए हमें मानसिक रूप से दास बना लेते हैं। फिर हम लोग वही करते हैं जो ये लोग चाहते हैं। इसी कारण आज शूद्र विद इन ब्रैकेट पिछड़े वर्ग के लोग ब्राह्मणवाद की लाश को बड़े ही अभिमान के साथ पालकी में लिए अपने कंधों पर ढो रहे हैं। मुझे संघ के चिंतकों द्वारा लिखित पुस्तकों का अब दूसरा पहलू भी समझ में आने लगा था। मैंने संघ में रहते हुए द्वितीय सर संचालक माधव सदाशिव गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी गोलवलकर के नाम से जाना जाता है, उनको खूब पढ़ा। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक विचार नवनीत विद इन ब्रैकेट बंच ऑफ थॉट्स, जिसमें वे जाति को भारतीय समाज व्यवस्था का वैशिष्ट्य निरूपित करते हैं तथा वर्ण व्यवस्था का खुलकर समर्थन करते हैं। और इसका पाठन भी अंबेडकर नामा के जरिए रतन जी आप लोगों के सामने करेंगे। फिलहाल इस पुस्तक को पढ़ने में वे बिजी हैं। आप लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करने के लिए थोड़ा सा उसका पहले से पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। हम दलितों के लिए अत्यंत दुखदायी है, वह संघ के विचारकों के लिए अद्भुत और विशिष्ट है। तो बहुत अच्छी बात वे कह रहे हैं कि जो चीजें हम लोगों के लिए बेहद कष्टदायक होती हैं वो उन लोगों के लिए बहुत अद्भुत हो जाती हैं और बहुत खास होती हैं। तो कितना फर्क है सवर्ण विचारधारा में और
दलितों की या अंबेडकरवादी विचारधारा में। लगभग उन्हीं दिनों एक दलित संगठन द्वारा भेजा गया आरएसएस का एक गोपनीय पत्र भी मिला, जिसे पढ़कर मैं पूरी तरीके से हिल गया। पत्र उच्च वर्ण के हिंदुओं को संबोधित था तथा उनका आह्वान करता था कि वे हिंदू समाज की जातीय संरचना को और मजबूत करें, क्योंकि इसी जाति व्यवस्था के चलते ही हिंदू समाज बच पाया, अन्यथा अब तक सारे लोग मुसलमान या ईसाई बन चुके होते। और विचार नवनीत यानी कि बंच ऑफ थॉट्स में भी ये बात आपको पढ़ने को मिलेगी। अभी मैं नहीं बताऊंगी, जब रतन जी से पढ़ेंगे तब आप इसका लुत्फ उठाइएगा। गोपनीय पत्र समरसता के नाम पर पढ़े लिखे नौकरी पेशा दलित, ईसाई और पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट करके उन्हें और अधिक हिंदूवादी बनाने के तौर तरीकों का भी पर्दाफाश करता था। साथ ही आरएसएस के आरक्षण विरोधी विचारों को भी प्रकट करता था। ये गोपनीय पत्र आंखें खोलने वाला था। मुझे और अधिक स्पष्ट हो गया कि कोई भी धार्मिक कट्टरपंथी और मूल तत्ववादी संगठन कभी भी दलितों का हितैषी नहीं हो सकता है। मुझे लगा कि अनायास ही सही, पर मैं इस अंधे कुएं से बाहर आ गया था। लेकिन मेरे जैसे हजारों दलित युवा थे जो अभी भी काली टोपी, खाकी निक्कर और सफेद कमीज पहनकर हाथ में लठ लिए घूम रहे हैं और खुद को बड़ा सौभाग्यशाली हिंदू समझ रहे हैं। उन्हें इस अंधे कुएं से कौन बाहर निकालेगा? ये लोग स्वयं को गर्व से हिंदू कहते नहीं अघाते हैं, पर संघी सवर्ण हिंदू इन्हें अपने बराबर का हिंदू समझना तो दूर की बात, पूरा इंसान भी नहीं समझते हैं। तो ये आत्मकथा जो है वो 2019 में आई थी। तब से अब तक तकरीबन 3 साल का समय गुजर चुका है और इन 3 सालों में देश की स्थिति क्या रही है वो हम लोगों से छुपी हुई नहीं है। किस तरीके से मुस्लिम विरोधी हो गया है। और आजकल तो आप यदि डिबेट सुनेंगे टीवी पर, खासकर वो अमीश देवगन वाली, तो उसमें तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि 2024 का इलेक्शन जो है वो सीधा या तो हिंदू राष्ट्रवाद बनेगा या मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। तो ये किस तरह की विचारधारा वो लोग टीवी के जरिए स्प्रेड कर रहे हैं। और आप लोगों में से किसी ने कमेंट भी किया था कि मोबाइल में जो आप बनाते हैं उससे कितनी क्रांति आ सकती है। तो टीवी देखकर जब इतनी क्रांति आपकी विचारधारा में आ सकती है कि आप हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ शिफ्ट हो रहा है हमारा युवा वर्ग, तब मोबाइल से बनाए गए वीडियोस का इम्पैक्ट क्यों नहीं हो सकता? सोचने वाली बात है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सकारात्मक रूप में किया जा रहा है अम्बेडकरनामा के जरिए, और ऐसा नहीं है कि यहां से काम करने के लिए खाली आकर खड़े होकर बोल दिया और बन गई वीडियो। बाकायदा पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, कुछ भी रेफरेंस देने से पहले उसे खुद जाकर सर्च करके क्रॉस चेक करना पड़ता है कि हम जो अम्बेडकरनामा पर बोलने जा रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है। यदि ऑथेंटिक होता है तभी उस रेफरेंस को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जो वीडियो बनती हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस लिटरेचर के साथ साथ बहुत सारे रेफरेंस हैं जो मैं और रतन जी आप लोगों को देते चलते हैं। उससे पहले वो सारे चेक किए जाते हैं बुक्स में। गूगल सर्च तो बहुत कम चीज़ों को लेकर हम करते हैं। हमारे पास हजारों की तादाद में किताबें हैं और हम उसमें से पेज नंबर के साथ साथ इन रेफरेंसेस को ढूंढते हैं। तो हमारा काम बहुत चुनौतीपूर्ण है। हमारे एक पत्रकार साथी सुरेंद्र प्रभात खुर्दिया, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा से संयुक्त एकता नामक साप्ताहिक पत्र निकालते थे, उन्होंने आरएसएस के इस गोपनीय पत्र को प्रकाशित करने का साहस कर दिखाया। संघी उन्हीं के पीछे पड़ गए। उन्हें बहुत सताया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल हो गई। मुश्किल से जमानत हो पाई, लेकिन पत्रकार खुर्दिया इससे घबराए नहीं बल्कि और उग्र हो गए। वे और अधिक जोर शोर से संघी पाखंड और उनके दलित आदिवासी विरोधी एजेंडे को उजागर करने में लग गए। कॉमरेड खुर्दिया प्रतिशोध की इतनी खतरनाक भावना से लबरेज थे कि उन्होंने ऐसी कई जगहों पर मिट्टी में कांच के छोटे छोटे टुकड़े बिछा दिए जहां पर आरएसएस की सुबह शाम शाखाएं लगा करती थीं।
वे संघियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई के समर्थक थे। वे चाहते थे कि हम लोग उनसे सशस्त्र संघर्ष करें, लेकिन मैं इस मामले में अहिंसा और कानूनी रास्तों का हामी था। इतनी ज्यादा ताकत संघ की इस वक्त है कि शस्त्र के जरिए उनसे नहीं लड़ा जा सकता, उनकी काट विचारधारा के जरिए ही प्रस्तुत की जा सकती है। लेकिन तमाम अंतर विरोधों के बावजूद हमारी मित्रता काफी समय तक बनी रही। फिर वो एक दिन अचानक गायब हो गए। कई साल बाद पता चला कि वे आजकल दिल्ली में रहकर डेरा सच्चा सौदा के साथ काम कर रहे हैं, ब्लॉग भी लिखते हैं और विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय अखबारों में भी उनके लेख छपते हैं। आरएसएस को लेकर अब उनके विचार क्या हैं यह तो नहीं मालूम, लेकिन उनके लेखन में सांप्रदायिकता तो नहीं झलकती है। आगे क्या होगा पता नहीं। जैसे जैसे संघी लोग सत्ता प्रतिष्ठान पर काबिज हो रहे हैं, बुद्धिजीवी अपनी केंचुलियां बदलते नजर आ रहे हैं। तो बहुत सटीक एनालिसिस किया है बुद्धिजीवी वर्ग का यहां पर भंवर मेघवंशी जी ने। पिछले साल सुरेंद्र प्रभात खुर्दिया का दिल्ली में निधन हो गया, तो शायद बुक छपने से कुछ समय पहले ही भंवर मेघवंशी जी को इस बात की खबर मिली होगी, इसलिए यहाँ विद इन ब्रैकेट्स एक लाइन में इस चीज को लिखा गया है, क्योंकि एक लाइन पहले ही उन्होंने उसको लिखा है कि अब उनकी कोई जानकारी नहीं है कि वे कहाँ हैं, और एक लाइन के बाद ही उन्होंने छोटी सी लाइन में उसको विद इन ब्रैकेट्स लिखा है कि उनका इंतकाल हो गया है। तो यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर उन्होंने खासा तंज कसा है कि केंचुली बदल रहे हैं, अपनी सरकार के हिसाब से काम कर रहा है आज का बुद्धिजीवी वर्ग। और वैसे तो ये इल्जाम मुझ पे और रतन जी के ऊपर भी आजकल बहुत सारे लोग लगा रहे हैं कि पता नहीं अम्बेडकर नामा के जरिए हम लोग क्या क्या बकवास करते हैं यहाँ से खड़े होकर, हमें कुछ अक्ल भी है या नहीं। तो कुछ अक्ल है या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उन राइटर्स और पोएट्स के नाम आपको दे देती हूँ जो मैंने पढ़ा है अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए। तो कुछ पुस्तकें हैं जिन्हें आप मंगवा सकते हैं, और ये सभी पुस्तकें मैंने खुद पढ़ी हैं इन राइटर्स को, वही मैं आपको बता रही हूँ। जो नहीं पढ़ा है उसे मैं नहीं बता रही हूँ। पुरुष राइटर्स जो हैं उनमें पढ़ा है फूले हैं, पेरियार हैं, अंबेडकर हैं, हरिशंकर परसाई हैं, मंटू हैं, भगत सिंह हैं, गांधी, नेहरू, राहुल सांकृत्यायन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, तुलसी राम, दया पवार, शरण कुमार लिम्बाले, फणीश्वर नाथ रेणु, कबीर, निराला, और आपके शरद चंद हैं, बंगाली राइटर, दया पवार हैं, बलबीर सिंह माधोपुरी हैं। इनकी जो आत्मकथा है छांग्या रुख, ये मैं पूरी नहीं पढ़ सकी हूँ अभी, इसीलिए अभी मैंने अंबेडकर नामा पर उसको नहीं पढ़ा है। जैसे पूरा पढ़ लूंगी तो अंबेडकर नामा पर इसका भी पाठन करूंगी। पंजाब से है ये आत्मकथा, पहली दलित आत्मकथा पंजाब से। और उसके अलावा बहुत सारे जो नॉवेल्स या बुक्स जिनकी चर्चा होती है उनको भी पढ़ा है, जैसे काशी कासी, राग दरबारी, बिल्ले सुर बकरिया, धर्मवीर भारती का अंधा युग, झूठा सच। उसके अलावा जो फीमेल राइटर्स हैं उनमें मैंने पढ़ा है कृष्णा सौबती हैं, अमृता प्रीतम है, सावित्रीबाई फूले हैं, महादेवी वर्मा हैं, रमणिका गुप्ता हैं, अरुंधति रॉय हैं, और हैं इस्मत चुगताई। उसके अलावा आदिवासी साहित्य और आदिवासी आत्मकथाओं को भी मैंने पढ़ा है, जिसमें मैं पूरा नाम भूल रही हूँ इस वक्त, मरांडी करके हैं जिनकी आत्मकथा को मैंने पढ़ा है, और बहुत सारी आदिवासी स्टोरीज को मैंने पढ़ा है। उसके अलावा संथाल लोगों के जनजीवन को लेकर काफ़ी सारा साहित्य है जो मैंने पढ़ा है, और ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। इन राइटर्स के बहुत सारे नॉवेल्स और स्टोरीज को मैंने पढ़ा है, करीब करीब सभी की पूरी पढ़ी हैं, और मेरे पास पढ़ी हुई हैं ये सारी पुस्तकें, खरीद कर पढ़ी हैं, लाइब्रेरी में जाकर या किसी से उधार लेकर नहीं पढ़ी हैं। तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो है किताबों को लेकर हम करते हैं। तो ये वो किताबें हैं जो आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा शेर व शायरी का भी एक ज़माने में शौक था, तो गालिब को भी मैंने काफ़ी पढ़ा है, उनकी शायरी को। तो मुझे लगता है कि इतनी सारी किताबें काफ़ी रहेंगी, इतने सारे पोएट्स। पहले आप इतना पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं और ज़्यादा बताऊंगी आपको आगे। ये तो कुछ हैं,
और भी हैं बहुत सारे, जिनका सारा नाम मैंने यहाँ नहीं लिया है। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक आज्ञा दीजिए। लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना भी ना भूलें। धन्यवाद।